तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियां दोस्तों, बिल्कुल भारत की अगर मिट्टी की अगर अपन बात करें तो चाहे वो भारत की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे विश्व की, कहीं की भी मिट्टी जो है वो सभी जगह बिल्कुल सेम है। हाँ दोस्तों, मिट्टी जो है ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये अपना जो धरातल है दोस्तों, इस धरातल का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी जो परत होती है, सबसे ऊपरी जो परत होती है दोस्तों, इस सबसे ऊपरी परत को, सबसे ऊपरी परत को मिट्टी के अंतर्गत शामिल किया जाता है दोस्तों। मिट्टी इस ऊपरी परत में आप अगर देखेंगे, इस ऊपरी परत में अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर आपको चट्टानों के बारीक कण मिलेंगे, बारीक कण। और चट्टानों के जो बारीक कण हैं, चट्टानों के बारीक कण, इसको मैं यहां पर कह सकता हूं चट्टानों के कण। तो आप समझ जाएंगे कि जो महीन जो कण है वो चट्टानों के कण इसमें शामिल किए गए हैं। तो चट्टानों के कण और बारीक चट्टानों के कणों के साथ में आपको मिश्रण के रूप में मिलेगी वनस्पति। और वनस्पति गली सड़ी घास फूस, वनस्पति के अंश जो है वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, मिले हुए होते हैं। और साथ साथ में छोटे मोटे जीवांश, जीव जंतु जो हैं, मरे हुए या जिंदे बैक्टीरिया, बारीक जो जीव जंतु हैं वो भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जल या आर्द्रता, नमी भी मिली हुई होती है और वायु भी इसके अंदर मिली हुई होती है दोस्तों। इन सभी का मिश्रण चट्टानों के कण, वनस्पति के अंश, जीवांश, जल और वायु के मिश्रण को दोस्तों यहां पर दोबारा से एक बार देख लेंगे, आप दोबारा से देखेंगे। चट्टानों के कण, वनस्पति के अंश, जीवांश, जल और वायु के मिश्रण को दोस्तों मिट्टी कहा जाता है। इन्हीं सभी के मिश्रण को कहते हैं मिट्टी। दोबारा से देखेंगे आप, चट्टानों के कण, वनस्पति के अंश, जीवांश, जल और वायु के मिश्रण को ही मिट्टी कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसको अपन कहते हैं भूपर्पटी। तो ये जो अपनी पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है, इसी के ऊपर जो इन सब के मिश्रों वाली जो पट्टी पाई जाती है उसी को मिट्टी की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। अगर आप पृथ्वी के अंदर खुदाई करते हैं, पृथ्वी के अंदर अगर आप खुदाई करते हैं तो आपको सबसे ऊपर महीन मिट्टी की परत मिलेगी। उसके बाद में मिट्टी के कणों का आकार जो है वो मोटा हो जाएगा और नीचे जाओगे तो फिर आपको बजरी की तरह मोटी मिट्टी मिल सकती है। और थोड़ा नीचे खुदाई करोगे तो फिर आपको मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बोल्डर मिलेंगे। और गहराई में जाओगे तो फिर दोस्तों चट्टानें आ जाती हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी के अंदर अगर अपन खुदाई करते हैं दोस्तों, मिट्टी के अंदर 4 प्रकार की परतें मानी जाती हैं। 4 प्रकार की परतें अपने को यहां पर देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, उस परत, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसमें मिट्टी के कणों का आकार जो है वो बिल्कुल महीन होता है, बिल्कुल महीन। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है इसमें मिट्टी के कणों का आकार बिल्कुल महीन होता है। दूसरे नंबर पर फिर थोड़ा सा और नीचे जाओगे
तो कणों का आकार जो है वो बढ़ जाता है, मोटे कणों के आकार जो है, कणों का आकार जो है वो मोटा होता जाता है। उसके बाद में अगर आप और थोड़ा नीचे जाओगे, खुदाई करेंगे, तो फिर आपको इन कणों का आकार जो है वो और मोटा मिलेगा। ये कण जो है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो हैं, वो यहां पर मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल, हालांकि खैर इनमें महीन महीन मिट्टी बजरी जो है वो साथ साथ में मिलेगी, लेकिन साथ साथ में आपको मोटे बोल्डर भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों फिर आप बिल्कुल नीचे एकदम गहराई में चले जाते हो, तो फिर आपको और भी मोटी चट्टानें, मोटे कंकड़ पत्थर जो हैं वो सबसे ज्यादा एकदम अत्यधिक गहराई पर अगर अपन जाते हैं तो फिर चट्टानें आ जाती हैं, फिर अंदर नीचे गहराई पर आ जाती हैं चट्टान। दोस्तों इस प्रकार से हमारी पृथ्वी में, हमारी जो भूप्रपट्टी है, इसमें 4 प्रकार की परतें देखने को मिलती हैं। 4 प्रकार की परतें देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर वाली परत को दोस्तों कहा जाता है ए परत, या इसको नाम दिया जाता है ए सनस्तर। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी सनस्तर होती है उसको कहते हैं बी सनस्तर, बी सनस्तर। और जो तीसरी सनस्तर होती है उसको कहते हैं सी सनस्तर, और चौथी जो होती है उसको कहते हैं डी सनस्तर। या दोस्तों इनको एक नाम और भी दिया जाता है, इन्हीं को कहते हैं परिच्छेदिका, परिच्छेदिका। दोस्तों ये नई चीज आपके लिए हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए, अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मिट्टी में कितनी परिच्छेदिकाएं होती हैं, मिट्टी में कितने सनस्तर पाए जाते हैं, मिट्टी में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो दोस्तों आंसर होगा 4। 4 सनस्तर, 4 परिच्छेदिकाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल, सनस्तर या परिच्छेदिका या परत इनको अपन कह सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो सबसे ए जो परत होती है, जो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है ए परत, दोस्तों इसी ए परत पर पेड़ पौधे या वनस्पति, घास फूस या अपनी फसलें उगाई जाती हैं। इसी ए परत पर दोस्तों अपनी फसलें उगाई जाती हैं। तो अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, फसलों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो परत होती है दोस्तों, वो परत होती है कौन सी? ए परत। ये ए जो परत है ये मिट्टी के लिए, फसलों के लिए दोस्तों सबसे, फसलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ए परत। और दोस्तों इसी ए परत का उपजाऊ बना रहना अति आवश्यक है। इसी के अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और होने आवश्यक हैं, क्योंकि फसलों के लिए विशेषतः ऊपर वाली जो परत है यही परत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों ये परतें अपने, हाँ ये अपनी परतें पृथ्वी के अंदर ये 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। हाँ दोस्तों अब इसमें अपन बात करते हैं कि आखिर इन परत सनस्तर परिच्छेदिकाओं का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी निर्माण कैसे होता है। शाहरुख जी निक्षालन जो है ये सारी चीजें आपको बताएंगे। एक बार थोड़ा सा ठहरिए, बस धीरे धीरे टॉपिक को समझते जाइए, सारी चीजें आ जाएंगी। अगर अपन बीच में निक्षालन वगैरह बताने लग गए तो फिर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि फिर ये उल्टा सुल्टा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो यहां पर आप देखेंगे कितनी परतें होंगी, तो आपको एक बार इतना याद रखना है कि इसके अंदर 4 परतें पाई जाती हैं, 4 परिच्छेदिकाएं पाई जाती हैं, 4 परतें, 4 परिच्छेदिकाएं पाई जाती हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो परिच्छेदिका है वो है ए परिच्छेदिका या ए सनस्तर। दोस्तों ये परतें किस प्रकार से बनती हैं मिट्टी की, इनकी अपन बात करेंगे। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों कैसे बनती है मिट्टी, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के कौन कौन से कारक हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रश्न आ जाए कि मिट्टी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वही कारक हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मिट्टी निर्माण के कारक, मिट्टी निर्माण के कारक। अगर कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए मिट्टी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इसमें नंबर 1 पर आएगा चट्टानों के कण। चट्टानों के कण दोस्तों ये मिट्टी निर्माण का सबसे मूल कारक है। नंबर 2 वनस्पति के अंश। नंबर 3 जीवांश। और नंबर 4 जल। और नंबर 5 वायु। दोस्तों ये 5 कारक जो हैं वो मिट्टी निर्माण के महत्वपूर्ण कारक हैं 5। तो कौन कौन से होंगे? नंबर 1 चट्टानों के कण, वनस्पति के अंश, जीवांश, जल और वायु। दोस्तों यहां से प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में, किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन यहां पर दे देता हूं आपको और उम्मीद करता हूं कि शायद सभी इसको सही कर देंगे। एकदम सरल सा प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी निर्माण का कारक, मिट्टी निर्माण का कारक नहीं है। अच्छा, इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी निर्माण का कारक नहीं है। कौन सा मिट्टी निर्माण का कारक नहीं है? तो नंबर 1 जीवांश, नंबर 2 मूल चट्टान, थर्ड ऑप्शन खनिज और 4 ऑप्शन जल। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। कौन सा मिट्टी निर्माण का कारक नहीं है? ऑप्शन है जीवांश, मूल चट्टान, खनिज और जल। दोस्तों बिल्कुल फटाफट बताएंगे मुझे। बिल्कुल कृषि जी का सही है, मनीषा का सही आंसर, बिल्कुल रणजीत का सही, पूजा सिंह बिल्कुल रणजीत सही, सी बिल्कुल सभी का सही आंसर है दोस्तों। बिल्कुल सभी का सही आंसर है सी। 3 ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आप इसको सही कर पाएंगे। हाँ, तो दोबारा से एक बार दोहरा देता हूं। मिट्टी निर्माण के 5 कारक हैं दोस्तों। नंबर 1 मूल चट्टान या जनक शैल या चट्टानों के कण, इसको अपन कह सकते हैं। नंबर 2 वनस्पति के अंश। नंबर 3 जीवांश। नंबर 4 जल और नंबर 5 वायु। ये मिट्टी निर्माण के कारक माने जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया कि किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा बाहर निकलता है। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा बाहर निकलता है। लावा बाहर निकलता है और लावा के ठंडा होने से चट्टानों का निर्माण होता है। धीरे धीरे ये लावा ठंडा होता है और ठंडा होने से चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टानें बनती हैं।
बिल्कुल दोबारा से देखेंगे। सर्वप्रथम हमारी पृथ्वी पर से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा बाहर निकलता है और लावा जैसे जैसे ठंडा होता है उससे चट्टानों का निर्माण होता है। और दोस्तों होता यह है कि लावा की ठंडा होने से चट्टानें बनती हैं और बाद में इन चट्टानों के ऊपर कुछ भौतिक या रासायनिक क्रियाएं सक्रिय होती हैं और वो क्रिया क्या करती हैं कि इन चट्टानों को अपनी जगह तोड़ना शुरू कर देती हैं। दोस्तों चट्टानें जो हैं वो अपनी जगह टूट टूट कर गिरने लग जाती हैं। दोस्तों चट्टानें अपनी जगह टूट टूट कर गिरती हैं। अब टूट कर गिरती कैसे हैं वो देखते हैं। दोस्तों होता यह है कि जैसे दिन में गर्मी है, रात को ठंड है, तो दिन में जैसे गर्मी पड़ेगी चट्टानें गर्म होकर के फैलती हैं और रात को जैसे ठंड होती है चट्टानें ठंडी होकर के सिकुड़ती हैं। दोस्तों बार बार फैलने और सिकुड़ने के कारण चट्टानों के बाहरी भागों में चटकने उत्पन्न हो जाती हैं और चट्टानें अपनी जगह टूट टूट करके गिरना शुरू कर देती हैं। दोस्तों चट्टानों का अपनी जगह टूट टूट करके गिरना अपक्षय कहलाता है। इस क्रिया को कहते हैं अपक्षय। दोस्तों अगर बिल्कुल अपक्षय, रणजीत जी बिल्कुल अपक्षय, हाँ देखेंगे, हाँ दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको कि चट्टानों का अपनी जगह टूट टूट करके गिरना अपक्षय कहलाता है। दोस्तों उसके बाद में ये चट्टानें टूट टूट करके और अपनी स्थान पर स्थाने गिरना शुरू कर देती हैं। दोस्तों होता यह है कि उसके बाद में हवा और जल, हाँ बिल्कुल मैं दोबारा से बता रहा हूं एक बार, चट्टानें अपनी ही जगह टूट टूट कर गिरती हैं, जिस क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। चट्टानों का अपनी जगह टूट टूट करके गिरना अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय क्रिया के द्वारा ये चट्टानें टूट टूट कर अपनी जगह गिरती रहती हैं। और दोस्तों उसके बाद यहां से हवा जल इन कणों को यहां से उड़ाते हैं, हटाते हैं और इस कणों को यहां से इन कणों को हटाना, उड़ाना, काटना अपर्दन कहलाता है। यह कहलाता है अपर्दन कहलाता है। तो पहले अपक्षय होगा, फिर उसका अपर्दन होगा, कटाव, और फिर यहां से नदियां, हवा इन कणों को बहाकर ले जाते हैं और इस बहाव को दोस्तों कहा जाता है परिवहन। फिर इनका परिवहन नदी के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा इसका परिवहन होता है और फिर किसी खड्डे में ले जाकर के और इन कणों को जमा कर दिया जाता है। किसी खड्डे में, गर्त में ले जाकर के इन कणों को डाल दिया जाता है। ये कण वहां इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं और दोस्तों इस जमाव को कहा जाता है निक्षेपण। मिट्टी का जमाव। ये कण जाकर के किसी गर्त, खड्डे में, निम्न भूमि में जमा हो जाते हैं। दोस्तों उस जमाव को कहा जाता है निक्षेपण। दोबारा से देखेंगे, बिल्कुल पहले चट्टानें अपनी जगह टूट टूट करके गिरेंगी, जिनको अपक्षय कहते हैं। फिर वहां से उन कणों को हवा जल उड़ा करके, बहा करके, काट करके लाएंगे, अपर्दन कहते हैं। फिर बहा करके दूर ले जाते हैं, परिवहन कहलाता है। और फिर किसी गर्त, खड्डे में ले जाकर के उनको जमा कर दिया जाता है, निक्षेपण कहलाता है। और फिर उन कणों में, वो जो चट्टानों के कण बह करके आए हैं, उन कणों में फिर मिलती है, फिर उसमें मिल जाता है जीवांश, जीवों के अवशेष, उसमें मिल जाती है वनस्पति, नमी, जिसको अपन कहते हैं जल और वायु। दोस्तों इनका एक मिश्रण तैयार हो जाता है, जिसको कहा जाता है मिट्टी। उसको मिट्टी कहा जाता है। तो आप देखेंगे, हाँ देखेंगे आप कि सबसे पहले अपक्षय होगा, फिर अपर्दन होगा, फिर परिवहन होगा, फिर निक्षेपण होगा। और निक्षेपण जो है, निक्षेपण होने के बाद में मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये 1 2 3 यानी 3 प्रोसेसिंग
अपक्षय, अपरदन, परिवहन ये मिट्टी का जमाव नहीं करते, ये मिट्टी का जमाव नहीं करते, मिट्टी का जमाव होता है निक्षेपण। दोस्तों इसमें मिट्टी निर्माण की पहली अवस्था है अपक्षय और अंतिम अवस्था निक्षेपण होती है। निक्षेपण का मतलब मिट्टी का जमाव होता है। एक बार दोबारा से, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा निकलेगा, लावा ठंडा होने के बाद चट्टान बनेगी, चट्टान अपनी जगह टूट टूट करके गिरती है जिसको अपक्षय कहा जाता है। फिर हवा जल के द्वारा इन कणों को काट करके यहां से हटाया जाता है जिसको अपरदन कहते हैं, बहा करके दूर ले जाया जाता है जिसको कहा जाता है परिवहन, और किसी निम्न भूमि में ले जाकर के जमा कर दिया जाता है जिसको कहा जाता है निक्षेपण, और फिर उसमें मिल जाती है घास फूस, वनस्पति, जीवांश और मिट्टी का निर्माण हो जाता है। दोस्तों ये थी मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मिट्टी निर्माण की 4 प्रक्रियाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर जाकर के मिट्टी बनती है। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पर आप देखेंगे अगर चट्टानों का रंग जैसा होगा मिट्टी का रंग भी वैसा ही होगा। चट्टानों का रंग जैसा होगा मिट्टी का रंग भी वैसा ही होगा। उसके अंदर खनिज जो है वो उसके रंग रूप को बदल देते हैं, उसके अंदर जो खनिज होते हैं वो उसके रंग रूप को बदल देते हैं। उसमें जीवांश, वनस्पति जो है वो उसके रंग रूप को बदल देती है। ये जो प्रोसेसिंग होती है ये उसके रंग रूप को बदल देती है। इसलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि रंग रूप के आधार पर फिर हमारी मिट्टी को रंग रूप और उपजाऊपन के आधार पर फिर हमारी मिट्टी का वर्गीकरण होता है, उस मिट्टी को बांटा जाता है। और मिट्टी का वर्गीकरण करने वाला अपने भारत में एक विभाग है, उस विभाग के बारे में आपको बता देता हूं। मिट्टी को बांटने वाला, मिट्टी का वर्गीकरण करने वाला एक विभाग है, और उस विभाग का नाम है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। बताएंगे मुझे कहां पर है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र? दोस्तों यह है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, बिल्कुल सारू जी, बिल्कुल नई दिल्ली, नरेंद्र जी बिल्कुल नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है नई दिल्ली। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली हमारे भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण करता है, हमारे भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अनुसार, इसके अनुसार दोस्तों भारत में 8 मुख्य व 27 उप प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और यह क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न सीधा सा डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में आता है, सीधा सा प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अनुसार भारत में 8 मुख्य व 27 उप प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मेन जो मुख्य मिट्टी है वो 8 है, और उनके उप विभाग जो हैं वो 27 हैं। दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो यही है, 8 और 27। अब दोस्तों इसमें अपन बात करेंगे भारत की मुख्य 8 मिट्टियों की जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों 27 उप प्रकार केवल आपको नाम याद रखना है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। केवल 8 मुख्य प्रकारों की बात करते हैं। तो दोस्तों भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और वो कौन कौन सी मिट्टी है बताता हूं। दोस्तों एक भारत में मिट्टी पाई जाती है नंबर 1 पर, जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों नंबर 2 पर जो भारत में मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है लाल और काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी। नंबर 3 पर जो मिट्टी भारत में पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी।
काली मिट्टी। नंबर 4 पर जो भारत में मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। नंबर 5 पर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। नंबर 6 पर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, नंबर 6 पर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है पर्वतीय मिट्टी। नंबर 7 पर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है लवणीय, वह क्षारीय मिट्टी, लवणीय वह क्षारीय मिट्टी। और नंबर 8 पर जो मिट्टी भारत में पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। दोस्तों इस प्रकार से भारत में 8 प्रकार की, मुख्य 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल सही बता दिया आपने पहले ही, बिल्कुल। नंबर 1 जलोढ़, नंबर 2 लाल काली, नंबर 3 काली, नंबर 4 लेटेराइट, नंबर 5 रेतीली, नंबर 6 पर्वतीय, नंबर 7 लवणीय क्षारीय और नंबर 8 दलदली। बिल्कुल। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, अब आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक एक मिट्टी के बारे में दोस्तों डिटेल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल हर मिट्टी डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आपको दोस्तों इसमें, हाँ हर मिट्टी डिटेल से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपन लेते हैं जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लें एक बार, मैं चर्चा कर लेता हूं, एक बार बता देता हूं आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन कई बार इसके अन्य नाम भी पूछ लेते हैं, किस मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, अन्य नाम पूछ लिया जा सकता है। दोस्तों उस मिट्टी का विस्तार पूछा जा सकता है, विस्तार कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों उसकी विशेषता पूछी जा सकती है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, इस प्रकार से किस मिट्टी में जीवांश नहीं पाए जाते, इस प्रकार से विशेषता पूछी जा सकती है। और एक प्रश्न इसका फसल का पूछा जा सकता है कि इन मिट्टियों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। हाँ दोस्तों इस प्रकार से ये 4 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य नाम दूसरा नाम कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि कई मिट्टियों के 2-2 3-3 नाम होते हैं, कई मिट्टियों के 2-2 3-3 नाम है, इसलिए यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, दूसरा नाम इनका पूछ लेते हैं। विस्तार सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, विशेषता पूछी जाती है और उसकी फसलें पूछी जाती हैं। तो मैं एक एक चीज के बारे में, एक एक मिट्टी की एक एक चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम की। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम दोस्तों, इसके कई नाम हैं, अन्य नाम जलोढ़ मिट्टी के कई नाम हैं दोस्तों। इसी मिट्टी को कहते हैं, इसी मिट्टी को कहा जाता है कछारी, कछारी मिट्टी दोस्तों। इसी को कहा जाता है कांपी मिट्टी, कांपी मिट्टी दोस्तों। इसी को कहा जाता है दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी दोस्तों। इसी को, हाँ बिल्कुल, इसी को कहा जाता है एल्यूवियल, एल्यूवियल मिट्टी। ये इसके 4 अन्य नाम हैं, 4 अन्य नाम हैं, दोबारा से देखेंगे, कछारी, कांपीय, दोमट, एल्यूवियल, 4 अन्य नाम हैं जलोढ़ मिट्टी के। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी, कांपीय, दोमट, एल्यूवियल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसी को कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें विस्तार की, विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पंजाब है, हरियाणा है, पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है। इन सभी स्टेटों में पाई जाती है, इन सभी स्टेटों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी।
और दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है ये उत्तर प्रदेश में। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, बात करते हैं इस मिट्टी की विशेषता की बात करते हैं तो दोस्तों, अच्छा यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, और ये है दोस्तों, अगर क्षेत्र विशेष के बारे में अगर पूछ लिया जाए, क्षेत्र विशेष के बारे में अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में, विशाल मैदानी प्रदेश, उत्तर के मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश में पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो दो चीजें आप देखेंगे कि हाँ, क्षेत्र का नाम अगर पूछ लिया जाए, क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाए तो उत्तर के विशाल मैदान, और राज्यों का नाम पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश वगैरह आदि आदि। बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषता के बारे में। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। विशेषता देखेंगे, विशेषता पहली खास विशेषता दोस्तों, ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी होगी? जलोढ़। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, बिल्कुल। लगभग 22% एरिया को कवर करती है ये, भारत के लगभग 22% एरिया को कवर करती है जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। बिल्कुल, इसमें मैदान भी आ गए और तटीय प्रदेश भी, तटीय प्रदेशों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल, लेकिन तटीय प्रदेशों में ज्यादातर दलदली मिट्टी को अपन शामिल करेंगे, लेकिन तटीय प्रदेशों में देखने को मिलती है ये। हाँ, पहली खास विशेषता भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। दूसरी खास विशेषता है दोस्तों, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कौन सी है, तो कौन सी होगी? जलोढ़। हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा उपजाऊ होने के कारण इसको दोस्तों भारत का अन्न भंडार की संज्ञा दी गई है। इसको कहा जाता है भारत का अन्न भंडार। अन्न भंडार दोस्तों इसी मिट्टी को कहते हैं। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इस मिट्टी में सबसे सर्वाधिक जीवांश की मात्रा पाई जाती है। जीवों के अंश इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल, इसी के अंदर सबसे ज्यादा फास्फोरस, सबसे ज्यादा फास्फोरस की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। और इसी के अंदर हाँ बिल्कुल ये चूनायुक्त भी होती है। जीवांश होते हैं, फास्फोरस होता है और चूनायुक्त होती है। बिल्कुल, दोस्तों ये नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, नदियों के द्वारा बहाकर के लाई जाती है। ये भी बिल्कुल फास्फोरस, हाँ बिल्कुल ये लो फास्फोरस, बिल्कुल हाँ। तो सर्वाधिक जीवांश फास्फोरस युक्त चूनायुक्त होती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, भारत का अन्न भंडार कहते हैं, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। हाँ देखते हैं आगे। बिल्कुल देवलाल जी, बिल्कुल इसमें पोटास की कमी होती है। दोस्तों मिट्टी का वैज्ञानिक नाम नहीं होता, हाँ ये इसके नए नाम है, बता दें मैंने, एलुवेल।
अलीवेल नाम बता दिया इसका। हाँ, फसल बताएंगे आपको, शाहरुख जी बिल्कुल बताएंगे, गन्ने के लिए इंपॉर्टेंट है ये, गेहूं के लिए भी है, बिल्कुल सारे बताएंगे आपको। ठीक है, चलते आगे। दोस्तों ये जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ये दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट ये बात होगी कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार हैं इसके। नंबर 1 बांगर और नंबर 2 खादर। दो प्रकार हैं इसके, एक बांगर और दूसरा खादर। बिल्कुल दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर जो है दोस्तों इसको पुराना जलोढ़ कहते हैं। ये पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है और नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। और इसमें ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। खादर जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों बांगर जो है, बांगर जो है ये पुराना जलोढ़ होता है और दोस्तों इसका निर्माण नदियां जो हैं वो बाढ़ के दौरान करती हैं, बाढ़ के दौरान। ये बाढ़ के दौरान निर्मित होती है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि किन मिट्टियों का, कौन सी मिट्टी का निर्माण नदियां बाढ़ के दौरान करती हैं, तो बै फॉर बाढ़ और बै फॉर बांगर याद रखना। बाढ़ के दौरान जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो बांगर, और खादर का निर्माण जो है नदियां प्रति वर्ष नई काप मिट्टी बिछाकर करती हैं, नई काप मिट्टी बिछाकर इसका निर्माण करती हैं, नई काप मिट्टी बिछाकर। बिल्कुल सिंधु गंगा के जो मैदान है, बिल्कुल शाहरुख जी, सिंधु गंगा के जो मैदान है वो खादर से निर्मित हैं और जो सिंधु गंगा के ऊपरी जो मैदान है वो बांगर से निर्मित है। पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इधर बांगर मिलती है और दक्षिण में अगर आप चले जाओगे, दक्षिण पूर्व में अगर आप चले जाओगे, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उधर फिर खादर मिलती है। बिल्कुल ये नवीनतम है खादर, ये पुरानी है बांगर। दो प्रकार की होती है ये। हाँ बिल्कुल राम जी, बिल्कुल मिट्टी का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। हाँ देखते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी मुख्य फसलों के बारे में। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में जो फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं उसमें है चावल। जलोढ़ मिट्टी में सबसे उत्तम क्वालिटी का चावल उगाया जाता है। चावल है, गेहूं है, सरसों है, जौ है और गन्ना है। सबसे ज्यादा इसी मिट्टी में उगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों इस मिट्टी की पैदावार सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर पैदावार पाई जाती है इसके अंदर। और यही कारण है कि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। यही कारण है गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। हाँ यहां पर यही कारण है कि सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जौ उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। बिल्कुल नरेंद्र जी, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होती है। 4 बीघा बोलते हैं अपने स्थानीय स्तर पर, 4 कच्ची बीघा बोलते हैं इसको। हाँ दोस्तों अगली मिट्टी है, नाम है लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी। दोस्तों इसका एक ही नाम है, लाल काली मिट्टी, केवल एक नाम है लाल काली मिट्टी। तो इसके बात कर लेते हैं विशेषता की। इसके अन्य नाम नहीं है,
विस्तार की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। इसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक विस्तार जो है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है झारखंड के कुछ क्षेत्र में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन राज्यों में पाई जाती है लाल काली मिट्टी। और इसमें सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। और यही प्रश्न आता है कि लाल काली मिट्टी किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश। हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, बिल्कुल। अगर किसी क्षेत्र विशेष की बात करोगे तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यही मिट्टी पाई जाती है, लाल काली मिट्टी। तो दोस्तों ये था लाल काली मिट्टी का विस्तार। उसके बाद में बात करेंगे इसके विशेषता की। इसकी विशेषता की बात करते हैं लाल काली मिट्टी की। लाल काली मिट्टी की विशेषता की अगर बात करते हैं, विशेषता की अगर बात करते हैं दोस्तों, लाल मिट्टी में लाल रंग, एक ही विशेषता सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, और वो ये है लाल मिट्टी में लाल रंग किसके कारण पाया जाता है। दोस्तों लाल मिट्टी में लाल रंग लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड, लाल मिट्टी में लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। किसके कारण होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण। बिल्कुल लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी में लाल रंग पाया जाता है। दोस्तों ये मिट्टी भारत में दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली, क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी, लाल काली मिट्टी। बिल्कुल लोहे के ऑक्साइड होते हैं और ये दूसरे नंबर पे आती है। हाँ दोस्तों इस मिट्टी में अगर फसल की बात करोगे आप, तो जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसकी एक ही मुख्य फसल जो है, फसल की अगर बात करोगे तो इसकी जो मुख्य फसल है लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाई जाती है दोस्तों मक्का। लाल मिट्टी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो फसल है वो मक्का है। बिल्कुल नरेंद्र जी, मक्का, बिल्कुल मक्का जो है ये लाल मिट्टी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश का मक्का उत्पादन में देश में पहला स्थान है। हां बिल्कुल, देखते हैं आगे। अगली मिट्टी नंबर 3, काली मिट्टी। दोस्तों लाल काली मिट्टी की डिटेल ज्यादा नहीं है, काली मिट्टी डिटेल से पूछी जाती है। नंबर 3, काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों, इस काली मिट्टी के कई नाम हैं, इस काली मिट्टी के कई नाम हैं। इसके अन्य नाम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके सबसे ज्यादा नाम है काली मिट्टी के। दोस्तों बिल्कुल इसी काली मिट्टी को कहा जाता है कपास मिट्टी। इसी को कहते हैं कपास मिट्टी। इसी को कहा जाता है, बिल्कुल इसी को कहते हैं रेगर मिट्टी। इसी को कहते हैं रेगुड़ मिट्टी। इसी को कहा जाता है चरनोजम मिट्टी। इसी को कहा जाता है
सतह जुताई वाली मिट्टी, इसी को कहा जाता है लावा मिट्टी, और इसी को कहते हैं वर्टी सॉइल। इसी को कहा जाता है वर्टी सॉइल। बिल्कुल सारे के सारे नाम लिख दे मैंने टोटल, बिल्कुल दोबारा से देखेंगे सभी क्या क्या नाम होंगे। कपास मिट्टी, रेगर मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, सतह जुताई वाली मिट्टी, लावा मिट्टी और वर्टी सॉइल मिट्टी। हाँ, और बिल्कुल चिकनी मिट्टी भी बिल्कुल सही, चिकनी मिट्टी या चिक्का मिट्टी, बिल्कुल चिकनी मिट्टी या चिक्का मिट्टी, बिल्कुल बीएस फोगाट, बिल्कुल चिक्का मिट्टी भी इसी मिट्टी को कहते हैं। हाँ, तो बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। विस्तार की अगर अपन बात करते हैं, विस्तार की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है ये महाराष्ट्र में। और दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है गुजरात। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा मिलेगी महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पर गुजरात, और उसके बाद में अपने राजस्थान में भी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। मध्य प्रदेश में भी ये मिट्टी पाई जाती है, और तेलंगाना में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, सर्वाधिक पाई जाती है किसमें? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और पांचवें नंबर पर तेलंगाना में पाई जाती है। बिल्कुल हाँ, स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसकी विशेषता की। विशेषता दोस्तों, इसकी विशेषता भी बहुत सारी एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे ज्यादा विशेषता इसकी पाई जाती है। विशेषता की बात करें दोस्तों, नंबर 1, यह मिट्टी लावा द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है? तो लावा द्वारा निर्मित होती है, लावा के द्वारा निर्मित होती है ये। और बिल्कुल लावा जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा निकलता है, उस लावे से निर्मित होती है और बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई होती है। बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से बनती है। बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से बनती है ये, बेसाल्टिक चट्टान। हाँ, देखते हैं आगे दोस्तों। इसमें लावा के कारण इसमें जीवांश की कमी पाई जाती है। जीवांश की कमी पाई जाती है, इसमें जीवांश की कमी पाई जाती है। कणों का आकार अत्यधिक महीन होता है। कणों का आकार होता है अत्यधिक महीन। सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता, सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है। और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं।
सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं और कम जुताई की आवश्यकता होती है। कम जुताई की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम जुताई की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। और बात करें फसल की दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो फसल है, सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो फसल है, और वो फसल है कपास। सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कपास है दोस्तों, और यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल सूखने के बाद में दरारें पड़ जाती हैं और कपास के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल, ये दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। बिल्कुल, यहां पर बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं कपास के अलावा। यहां पर गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन बिल्कुल उगा सकते हैं यहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा तो कपास ही होता है। और क्वेश्चन भी दोस्तों कपास का ही आता है, इसलिए मैं यहां पर आपको केवल और केवल एक ही फसल बताऊंगा ताकि ये आपको याद रहे, और उसका नाम है कपास। दोस्तों बिल्कुल, ये थी भारत की मिट्टियां, जिसमें 4 मिट्टी अपनी जो है 5 मिट्टी जो अपनी है वो शेष रह गई। ये आपको अगली वीडियो में बता रहा हूं।